क्रैश कोर्स के लिए आज जो हम टॉपिक की स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जो पहला टॉपिक है दैट वी आर स्टार्टिंग विद स्ट्रेट लाइंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम बात करते हैं जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस, लगभग 1/3 पेपर हमारा कंप्लीट होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे दे आर स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स, कोनिक सेक्शंस में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, वेक्टर्स एंड 3D। ये सारे टॉपिक्स अब हम स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी आर स्टार्टिंग और जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम सभी को पता है। मैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि सब 12th पास बच्चे हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम इट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इट इज ओरिजिन, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है हम एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर एक्स ये डिस्टेंस और वाई वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ये सभी को हमें मालूम है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट पार्ट आता है तो दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं बिल्कुल भी इस पे क्वेश्चंस नहीं पिक कर रहा हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला केवल मैं फॉर्मूले रिवाइज कर रहा हूँ सो दैट कि सबको याद आ जाए। कोई भी दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, लेट्स से इनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x2 y2 और हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो मैं इससे दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। हम क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि सभी ने यूज किया हुआ है और सभी को इसको हाउ टू अप्लाई वो सभी को मालूम है। डिस्टेंस फॉर्मूले के बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। दो पॉइंट्स ए एंड बी हैविंग कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x2 y2। एक ऐसा पॉइंट चाहिए मुझे P जिसके कोऑर्डिनेट x y हैं, जिसको जो इन दोनों पॉइंट्स को m और n के रेशियो में डिवाइड करता है। P divides the line of join of A and B in the ratio m:n internally। हम इंटरनल डिवीजन पढ़ रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट सभी को मालूम इट इज mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आ जाता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इट इज इन द केस ऑफ इंटरनल डिवीजन। एक बात का बिल्कुल केवल हमें फॉर्मूला नहीं याद रखना है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो रेशियो मल्टीप्लाइड होता है ये दूर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाइड होता है, ये n दूर वाले पॉइंट से मल्टीप्लाइड होगा। इस चीज को ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है अगर ये एक्सटर्नल डिवीजन हो जाता है। एक्सटर्नल डिवीजन जब पॉइंट ऑफ डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं इसमें जब पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है लाइन जॉइनिंग ए और बी पर लाई करता है, चाहे तो इधर लाई करे बाकी इसके बाहर लाई करेगा। लाइन जॉइनिंग ए और बी पर लाई करेगा और ए और बी सेगमेंट के बाहर लाई करेगा। तो चाहे इधर हो या इधर हो, यहाँ पे इंटरनल डिवीजन में इन दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है, इसमें ये ए बी की लाइन पर तो होगा लेकिन कहीं बाहर होगा। तो केवल अंतर क्या पड़ता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट कैन बी कैलकुलेटेड एम वाई x2 माइनस एन x1 अपॉन एम माइनस एन। ऐसे वाई आ जाता है my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस। सेक्शन फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जो आता है तो मिड पॉइंट हम निकाल सकते हैं। दो पॉइंट्स हैं ए और बी, x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट सभी को पता है x कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 y2, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 y2। कैलकुलेट हम कर सकते हैं। वी आर नॉट डूइंग एनी क्वेश्चन ऑन दिस। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं पैरेललोग्राम का। समटाइम्स हमारे पास एक क्वेश्चन आता है क्योंकि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो हमें शॉर्टकट्स पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, अगर मेरे पास ये चारों पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्थ कोऑर्डिनेट। इट इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का चौथा कोऑर्डिनेट हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्टली ट्रिक बता रहा हूँ। d कैन बी कैलकुलेटेड a प्लस c माइनस b, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है, इन दोनों का x जोड़ो इसको घटा दो, इसका y निकालना है, इन दोनों का y जोड़ो इसको घटा दो। तो हम डायरेक्टली फोर्थ कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कोई भी पॉइंट है c कैलकुलेट करना है, इट इज b प्लस d माइनस a।
कोई भी पॉइंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्टली चौथा वर्टेक्स आ जाता है। एंड दिस टेक्निक इज एप्लीकेबल टू एवरी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में होता है पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन चारों में तरीका यूज किया जा सकता है, बहुत काम की चीज है। और एक और जो चीज हम यूज कर सकते हैं जो कि हमें जरूरत पड़ जाती है एग्जाम में समटाइम्स, एक ट्रायंगल, इफ वी आर हैविंग ए ट्रायंगल ए बी सी और इनके मिड पॉइंट्स मुझे मालूम है डी ई एफ, मान लेते हैं इट इज x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीन मिड पॉइंट्स मालूम है, मुझे वर्टिसेस चाहिए। आसान क्वेश्चन है, 10th क्लास में भी सभी बच्चों ने किया है। एक ट्रायंगल हैविंग द मिड पॉइंट्स डी ई एफ, नोन है ये पॉइंट्स, और वर्टिसेस की जरूरत है। हम 10th के तरीके से नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं। अगर किसी भी ट्रायंगल, कोई सा भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स आपको पता है तो वर्टिसेस डायरेक्टली कैलकुलेट किए जा सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक पैरेललोग्राम होता है, तो v कैन बी कैलकुलेटेड d प्लस एफ माइनस ई। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d प्लस एफ माइनस ई। अप्लाई करना ही बता देता हूँ। इसका x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इन दोनों का x जोड़ो, इसको घटाओ। y कैसे आएगा, इन दोनों का y जोड़ो, इसका y घटा दो, ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं चेक करता हूँ तो ये भी एक पैरेललोग्राम है। c आ सकता है किससे, d प्लस ई माइनस है। और ऐसे ही अगर मुझे a कैलकुलेट करना है तो a आ सकता है इट इज e प्लस एफ माइनस डी। एक बहुत आसान सी शॉर्टकट है, आसान सी ट्रिक है, अप्लाई करना आना चाहिए किस, और बहुत काम की चीज है। कई क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं हमारे पास जेई में जिसमें उसने ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स दिए हैं, साइड्स के मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं और पूरी ट्रायंगल से रिलेटेड ही इज आस्किंग फॉर। तो जब मेरे पास ये पॉइंट्स हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे वर्टिसेस फाइंड आउट करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। जबकि अगर हमारे पास ये टेक्निक पता है और हमें मिड पॉइंट्स मालूम है तो वर्टिसेस हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं एक ही लाइन के अंदर। तो ये तो रही बात सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर जो हम क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। अब जो क्योंकि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, टाइम हम इतना नहीं लगाएंगे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हम अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में करते हैं दैट इज पॉइंट्स रिलेटेड टू ए ट्रायंगल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट एवरी ईयर वी गेट ए क्वेश्चन फ्रॉम इट। हमें जनरली इससे क्वेश्चन मिल जाता है। किसी भी ट्रायंगल से रिलेटेड हम 5 पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ट्रायंगल है मेरे पास ABC, हैविंग कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। पहले मान लें कि एक ट्रायंगल है। जो सबसे पहला पॉइंट हम इससे रिलेटेड कैलकुलेट कर सकते हैं इट इज सेंट्रॉइड। किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना सभी को मालूम है, आसान सा तरीका है। सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट होता है जहां पर हमारी मीडियंस कट करते हैं। इट इज अ मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है। दीज आर द मिड पॉइंट्स। जरूरी नहीं है कि 90 पे बना रहा हूं, बस बी और सी का मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। अगर मैं मिड पॉइंट, ये 3 मीडियंस हो गई, मीडियंस का मीटिंग पॉइंट जो है दैट इज हमारे पास सेंट्रॉइड। और कैलकुलेट इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट करना सभी को आते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y कोऑर्डिनेट हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। इट इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आसानी से निकाला जा सकता है। एक तो चीजें जो बच्चों को सभी को पता है कि सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी कि वर्टिसेस की तरफ वाला रेशियो 2 होता है, ये वाला रेशियो साइड की तरफ वाला रेशियो जो होता है 1 होता है। सेंट्रॉइड की 2 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जनरली बच्चों को नहीं पता होती। पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, कोई भी ट्रायंगल ABC, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं DEF।
इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक ट्रायंगल डीईएफ आ गया। पहली प्रॉपर्टी से इसकी सेंट्रॉइड ऑफ द कंप्लीट ट्रायंगल, जो पूरे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा वही मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो ट्रायंगल बना इसका भी सेंट्रॉइड, दोनों का सेंट्रॉइड सेम होता है। इसके ऊपर एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन एक बार क्या आया था, उसने तीनों वर्टिसेस हमें प्रोवाइड कर दिए थे, मिड पॉइंट्स हमें प्रोवाइड कर दिए थे किसी भी ट्रायंगल के, और ही वाज जस्ट आस्किंग यू इस पूरे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कितना होगा। तो पहली बात तो बच्चों को अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो वो इसी मिड पॉइंट्स वाली ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकाल देंगे, वही कंप्लीट ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है। लेकिन अगर नहीं पता है इस प्रॉपर्टी को तो हम क्या करते हैं, बच्चे क्या कर रहे थे, पहले मिड पॉइंट्स के थ्रू वर्टिसेस फाइंड आउट करेंगे। वर्टिसेस फाइंड आउट करने की भी ट्रिक नहीं पता होती है तो उसमें लगा देते हैं वो 2-4 मिनट की वर्टिसेस फाइंड आउट, तो तब सेंट्रॉइड तो देखने में आसान क्वेश्चन है बट वो टाइम ले जाता है। छोटी छोटी सी चीजें सेंट्रॉइड बच्चों केवल कैलकुलेट करना आता है कि हमें x1 + x2 + x3/3, लेकिन प्रॉपर्टीज पता होना ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो वही छोटा सा क्वेश्चन जो आधे मिनट में सॉल्व हो सकता है, वही छोटा सा क्वेश्चन अगर आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता, ट्रिक्स नहीं पता है तो वही 5 मिनट में जाके सॉल्व होगा। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी होती है सेंट्रॉइड की, इन ए ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल मैंने एबीसी ले लिया, सेंट्रॉइड ही एक ऐसा पॉइंट होता है किसी भी ट्रायंगल में, कोई सा भी ट्रायंगल हो उसमें सेंट्रॉइड ही एक अकेला ऐसा पॉइंट है जो ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द ट्रायंगल इनटू 3 इक्वल एरिया। अगर मैं इन ट्रायंगल्स को देखता हूं तो ये एरिया इक्वल आएंगे, ये सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी है। और इसके ऊपर बेस्ड तो जे एडवांस में एक बार क्वेश्चन आया था, उसने एक ट्रायंगल दिया था, ट्रायंगल विद 3 वर्टिसेस P, he was saying it is 0, 0, Q, it was 3, 4, R, it is 6, 0। और उसने केवल ये बोला कि इस ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट चाहिए, इस ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिससे इन तीनों एरिया, ये जो तीनों एरिया हैं, इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो। तो अगर मुझे प्रॉपर्टी पता है तब तो ये एक लाइन का क्वेश्चन है, ही जस्ट आस्किंग यू कि सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर लो। लेकिन अगर मुझे प्रॉपर्टी नहीं पता तो डेफिनेटली ये एक बड़ा क्वेश्चन है और जेईई एडवांस में आने के लिए लायक है। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता तो मैं क्या करूंगा, इस अंदर वाले पॉइंट पर h, k मान लूंगा, 3 एरिया निकालूंगा, ये तीनों वर्टिसेस तो मुझे पता ही है, मैं 3 एरियाज फाइंड आउट करता हूँ ट्रायंगल के और उनको इक्वेट कराता हूँ, दिस बराबर दिस बराबर दिस, तो उससे h और p की वैल्यू आ जाती है, देन मींस वी कैन फाइंड आउट दिस पॉइंट। लेकिन अगर मुझे प्रॉपर्टी पता है तो सेंट्रॉइड जो है 3 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, 3 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, तो ये फिर तो आधे मिनट का क्वेश्चन है। 2 बेसिक प्रॉपर्टी सेंट्रॉइड की, एक तो मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनता है उसका सेंट्रॉइड और कंप्लीट ट्रायंगल का सेंट्रॉइड सेम होता है। दूसरा, सेंट्रॉइड जो है किसी भी ट्रायंगल को 3 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। किसी भी ट्रायंगल से रिलेटेड अगर हमें पॉइंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसमें जो दूसरा पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर क्या होता है, बेसिकली अगर हम इन तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स लें, these are perpendicular bisectors of the sides ये 90 पे जा रहा है, परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से आ रहा है, 90 बना रहा है, जरूरी नहीं कि वर्टेक्स से पार्ट, सो इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है विच पासिस थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस, इसको सर्कम सर्कल बोलते हैं, और इसका जो सेंटर है दैट इज सर्कम सेंटर। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये है सर्कम सेंटर, यानी कि ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर है, जब वर्टिसेस से जा रहा है तो ये तीनों डिस्टेंस हमारे पास बराबर ही हो जाएंगी। अब अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, कैलकुलेट कैसे किया जाए, सेंट्रॉइड कैलकुलेट करने के लिए 2 तरीके हैं। या तो मेरे पास तीनों वर्टिसेस पता है, तो सेंट्रॉइड कैसे निकालूंगा मैं इन बी और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करूंगा, तीनों का मीट एट ए पॉइंट सॉल्व करूंगा, एक्स और वाई मिलेगा और वहां से सेंट्रॉइड मेरे पास सर्कम सेंटर मिल जाता है। लेकिन जो हम एक आसान तरीका यूज करते हैं, सेंट्रॉइड को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, हम दूसरे तरीके से फाइंड आउट करते हैं।
क्वेश्चन में टिक कर लेता हूं इसका, इसके ऊपर बेस्ड। एक ट्रायंगल मैंने लिया, उसके तीनों वर्टिसेस मैंने ले लिए। एक ट्रायंगल मैंने लिया, उसके तीनों वर्टिसेस वेयर फाइंड आउट। तो तीनों वर्टिसेस मेरे पास आ गए, मान लेते हैं एक ट्रायंगल की एबीसी एक ट्रायंगल लिया, और उसके जो तीनों वर्टिसेस हैं मेरे पास 0 1 2 3 3 5, दीज आर द 3 वर्टिसेस। और वो कह रहा है इसका सर्कमसेंटर निकालो। मान लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन में पिक कर लेता हूँ। तो मैं सर्कमसेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की हेल्प से निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट मैंने h कॉमा के मान लिया, सेंटर तो मुझे h कॉमा के की वैल्यू चाहिए। अब अगर ये सर्कमसेंटर है तो ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर, क्योंकि तीनों वर्टिसेस से पास होता है, तो यानी कि ये तीनों डिस्टेंसेस जो होंगी वो बराबर होंगी। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने ओ ए डिस्टेंस को ओ बी के बराबर रिप्लेस करा दिया। ओ ए डिस्टेंस बराबर ओ बी, यानी कि ये आ जाएगा डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी अंडर रूट में h माइनस 0 का स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर। ओ बी डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी अंडर रूट में h माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का स्क्वायर। और इसको मैं स्क्वायरिंग कर देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, तो ध्यान से देखता हूँ h स्क्वायर के स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल। ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2k, हियर वी आर हैविंग 4 माइनस 4h प्लस 9 माइनस 6k, और हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 4h प्लस 4k, ये आ जाएगा मेरे पास 13, इधर जाके माइनस का 12 बराबर 0। एक इक्वेशन h और k में। कभी भी रिमेंबर दिस पॉइंट, कभी भी दो डिस्टेंसेस को आपको इक्वेट करना हो तो बेझिझक आप इक्वेट कर दो, क्योंकि देखने में तो लगता है कि दे फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन जब भी हम दो डिस्टेंसेस को इक्वेट करते हैं कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं बनती है, हमेशा एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म होती है। तो मैंने इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट करा दिया, ओ ए डिस्टेंस बराबर ओ बी डिस्टेंस। अगर मैंने इनको इक्वेट कराया तो एच और के में एक इक्वेशन मिल गई। ऐसे ही मैं अगर ओ बी और ओ सी को इक्वेट करा देता हूँ तो एच और के में एक इक्वेशन और मिल जाएगी। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी अगर मैं इन दोनों डिस्टेंसेस को इक्वेट कराता हूँ। दो इक्वेशंस आसानी से एच और के फाइंड आउट किया जा सकता है। इट इज अवर सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका यही है, वी डू नॉट गो फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से हम नहीं जाते हैं, हम सर्कमसेंटर इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जहां तक हम सर्कमसेंटर की बात करते हैं, सर्कमसेंटर निकालने का कोई भी आसान तरीका नहीं है। आसान यही है कि मैं डिस्टेंसेस पे जाता हूं और उससे इक्वेट करता हूं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो आपको तीन वर्टिसेस प्रोवाइड कर देता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारा ट्रायंगल हो वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। ध्यान रखो, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सेंट्रॉइड ही सर्कमसेंटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए सेंट्रॉइड ही जो होता है वो सर्कमसेंटर के बराबर होता है। यानी कि अगर आपको पता है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप सेंट्रॉइड निकालो, वही सर्कमसेंटर है। और एन इन एन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको तो तीनों वर्टिसेस पता है ना, राइट एंगल ट्रायंगल पहचानना कैसे जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है स्लोप्स का तरीका। दिस स्लोप इनटू दिस स्लोप, अगर माइनस, मतलब आप तीनों साइड से स्लोप्स निकालो, ए बी बी सी सी, क्योंकि हमें ये तो उसने तो वर्टिसेस लिख के दिए होंगे, हमें ये तो पता नहीं है कि 90 बन रहा है या नहीं बन रहा है या किस पॉइंट पे बन रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्लोप्स निकाल लेता हूँ, ए बी बी सी सी ए। स्लोप निकालना बिल्कुल आसान है, सबको मालूम है स्लोप निकालने का तरीका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से स्लोप आ जाती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्लोप फाइंड आउट कर लेता हूँ तीनों ही लाइनों की। अगर किसी भी दो का प्रोडक्ट -1 है, यानी कि वहां पे 90 क्रिएट हो रहा है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज जो होता है दैट इज सर्कमसेंटर। आसान सी चीज है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हें दिया हुआ है तो हाइपोटेन्यूज का जो मिड पॉइंट होगा वो सर्कमसेंटर होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होता है वही सर्कमसेंटर। नेक्स्ट हम करते हैं दैट इज ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर कौन सा पॉइंट होता है? इन ए ट्रायंगल एबीसी हमें तीनों वर्टिसेस पता है
ऑर्थो सेंटर होता है अगर मैं यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ, इट इज 90 डिग्री, जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे जा रहा हूँ, ये 90 यहाँ से क्रिएट कर रहा है, इट इज 90 डिग्री, ये भी 90, मैंने तीनों ही एल्टीट्यूड्स ड्रॉ किए हैं, ऑल द एल्टीट्यूड्स मीट एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पे जाके मीट आउट करते हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। दिक्कत वही आती है कि हम कैलकुलेट कैसे करें। एग्जाम्पल से बता देता हूँ, दो तीन तरीके हैं, मैं डायरेक्टली, क्योंकि हम क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में या हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है इस समय, तो हम डायरेक्टली क्या कर बता रहा हूँ, इजीएस्ट वे ही आपको बता रहा हूँ ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने का। मान लेते हैं वही ट्रायंगल मैंने ले लिया, इट इज 2 3 3 5 एंड ये सेज कि इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। ये छोटा सा ट्रायंगल क्वेश्चन मैंने ले लिया। ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करने का भी इजीएस्ट वे यही है कि आप क्या करो, इस पॉइंट को मैंने डायरेक्टली मान लिया h कॉमा के, तो स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC की वैल्यू -1 होगी, दिस स्लोप इंटू दिस स्लोप -1, स्लोप निकालने का तरीका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 5 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2 इंटू BC की स्लोप k माइनस 1 अपॉन h माइनस 0 की वैल्यू -1। इफ वी सिंप्लीफाई तो h और k में एक आसान सी इक्वेशन आ जाती है। ऐसे ही दिस स्लोप इंटू दिस स्लोप भी -1 नहीं होगा, तो अगर मैं ये स्लोप इंटू ये स्लोप को -1 करा देता हूं तो h और k में एक इक्वेशन और आ जाती है। सॉल्विंग वी कैन गेट h कॉमा k। ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए यही सबसे आसान तरीका है किसी भी अननोन ट्रायंगल में, लेकिन अगर यही ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है तो ध्यान रखो, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल जो सेंट्रॉइड होता है वही ऑर्थो सेंटर है। और अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूं, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल दिस पॉइंट इज ऑर्थो सेंटर वेयर राइट एंगल इज फॉर्म्ड, जहां पे राइट एंगल फॉर्म होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जहां पे 90 फॉर्म हो रहा है ये ऑर्थो सेंटर होता है। और अगर कोई भी जनरल ट्रायंगल है तो उस केस में ऑर्थो सेंटर निकालने का इजीएस्ट वे यही है, आप किसी भी और तरीके से इससे जल्दी आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते, ये सबसे जल्दी आंसर यही देगा जितना भी टाइम लगाएगा। इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड आउट ऑर्थो सेंटर। एक हमारे पास आता है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल है ABC, अगर मैं इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ले लेता हूं, परपेंडिकुलर वो एंगुलर बाइसेक्टर्स, मैंने तीनों साइड्स तीनों एंगल्स के एंगुलर बाइसेक्टर्स लिए हैं। एंगुलर बाइसेक्टर्स मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे आके मीट आउट किया, इस पॉइंट से एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है विच टचेज ऑल द थ्री साइड्स, वो तीनों साइड्स को टच कर रहा है। दिस सर्कल इज नोन एज इन सर्कल और सेंटर इज नोन एज इन सेंटर। तो मेरे पास इन सेंटर ये वाला पॉइंट होता है। इन सेंटर जो होता है वो तीनों साइड्स से बराबर दूरी पर होता है, जैसे सर्कम सेंटर वर्टिसेस से बराबर दूरी पर होता है, ये साइड्स से बराबर दूरी पर होता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं, इन सेंटर निकालना बिल्कुल आसान है। सभी को मालूम है कि अगर ये पॉइंट x1 y1 x2 y2, दिस पॉइंट इज x3 y3, सभी को पता है कि a के अपोजिट डिस्टेंस हमेशा a से रिप्रेजेंट करते हैं, b के अपोजिट b से, c के अपोजिट c से। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी abc मान लेते हैं। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट कैन बी फाइंड आउट a x1 b x2 c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ऐसे y कोऑर्डिनेट होता है a y1 b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास। केवल मुझे तीन डिस्टेंसेस निकालनी, केवल फॉर्मूले को ही याद नहीं रखना है, इसमें भी हमेशा ध्यान रखना है जो ये डिस्टेंस है ये अपोजिट वर्टेक्स से मल्टीप्लाइड होती है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसने ये कुछ और एक्सप्रेशंस बना के दे दी। तो फॉर्मूले को याद रखो, लेकिन फॉर्मूले को
कंसेप्चुअली याद रखो, डिस्टेंस इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद फार्दर पॉइंट। जो दूसरा दूर वाला पॉइंट है हमेशा उससे मल्टीप्लाइड होता है। इट इज इन सेंटर। इन सेंटर निकालना बिल्कुल आसान सी चीज है। तीनों डिस्टेंसेस निकालनी होंगी एबीसी, वर्टिस से पता है तो डिस्टेंसेस निकालना आसान से काम है, एंड इन सेंटर निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला है। इन सेंटर के ऊपर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कोई भी ट्रायंगल है मेरे पास, मुझे मालूम है कि ये एंगुलर बाइसेक्टर है, मान लेते हैं डी पे इसने कट किया। इट इज एंगुलर बाइसेक्टर। एंगल आधा हो रहा है, जरूरी नहीं है कि मिड पॉइंट पे जा रहा हो, ये भी जरूरी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर बना रहा हो, बस हमें एक ही चीज पता है कि ये एंगल आधा होता है। तो हमें सम टाइम इस वाले पॉइंट की जरूरत पड़ती है कि ये पॉइंट जहां पर एंगुलर बाइसेक्टर ने अपोजिट साइड को इंटरसेक्ट किया है, मुझे उस वाले पॉइंट की जरूरत पड़ती है। हाउ कैन यू फाइंड आउट? बिल्कुल आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। एक 10th क्लास की थ्योरम में इट सेज, भाई ये मेरे पास तीनों वर्टिसेस पता है तो मैं ये दोनों डिस्टेंस तो निकाल सकता हूँ ना। ये दोनों डिस्टेंस, ये ए डिस्टेंस, ये सी डिस्टेंस। तो प्रॉपर्टी सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सेज कि ये वाला जो पॉइंट है, इट डिवाइड्स AC इन द रेशियो साइड्स कंटेनिंग द एंगल, यानी कि ये C और A के रेशियो में ही डिवाइड होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों डिस्टेंस निकालूंगा, जो इनका रेशियो आएगा वो A और C में मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करा देता हूँ। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कराऊंगा, C और A का रेशियो लेकर इन दोनों में इंटरनल डिवीजन, तो वी कैन गेट दिस पॉइंट। ये पॉइंट आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है। किसी भी पॉइंट ट्रायंगल से रिलेटेड जो फिफ्थ पॉइंट हम लास्ट पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एस्क्राइब सेंटर या एक्स सेंटर। होता क्या है, एक ट्रायंगल है ABC, अगर मैं इसकी दो साइड्स को एक्सटेंड करूं और अब इनके एंगुलर बाइसेक्टर्स में, तो ध्यान से देखें एंगुलर बाइसेक्टर यहाँ पे मीट आउट हुए। इस पॉइंट को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। ये सर्कल भी ट्रायंगल की तीनों ही साइड्स को टच कर रहा है। ध्यान से देखो तो एक साइड को तो डायरेक्टली टच कर रहा है और दो एक्सटेंडेड टच करता है। दिस सर्कल इज नोन एज एस्क्राइब सर्कल या एक्स सर्कल, एंड सेंटर इज नोन एज एस्क्राइब सेंटर या एक्स सेंटर। लेकिन दिक्कत क्या आती है, किसी भी ट्रायंगल में देयर एग्जिस्ट 3 एक्स सेंटर्स। अगर मैं इन दोनों साइड्स को एक्सटेंड कर देता हूं तो एक ट्रायंगल यहाँ पर और एक सर्कल यहाँ पर, तो 3 एक्स सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं। कैलकुलेट बिल्कुल आसान सा तरीका है। मान लेते हैं मुझे एक्स सेंटर निकालना है अपोजिट टू वर्टेक्स ए। वो आपको स्पेशली मेंशन करेगा कि मुझे किस वर्टेक्स के अपोजिट एक्स सेंटर चाहिए। एक्स सेंटर नहीं पूछ रहा, फिर तो 3 आंसर्स हैं मेरे पास, 3 एक्स सेंटर्स पॉसिबल हैं। ही विल क्लियरली बी मेंशनिंग यू कि हमारे पास एक्स सेंटर किस जगह पर, 3 एक्स सेंटर्स हैं, कौन से एक्स सेंटर की मुझे जरूरत है। तो अगर मुझे ए के अपोजिट वर्टेक्स निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास इन सेंटर वाला फॉर्मूला था, इट वाज द फॉर्मूला फॉर इन सेंटर, तो एक्स कोऑर्डिनेट का ऐसी वाई था। तो ए के अपोजिट निकालना है तो मैं केवल और केवल क्या करूंगा, ए वाली डिस्टेंस को नेगेटिव कर देता हूँ। बी के अपोजिट निकालना है तो बी वाली निगेटिव, सी के अपोजिट निकालना है तो सी वाली निगेटिव। ऐसे ही वाई में भी यही चीज है। बी के अपोजिट निकालना है तो बी वाले को निगेटिव कर दो। तो एक्स सेंटर जिस भी वर्टेक्स के अपोजिट एक्स सेंटर मुझे फाइंड आउट करना है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड इजीली। तो हमने इस वाले टॉपिक में जो पार्ट 1 था, जो आज हमने स्टडी किया, इसमें हमने किसी जो मेन चीज इंपॉर्टेंट हमने पढ़ी है, दैट इज किसी भी ट्रायंगल से रिलेटेड हमने 5 फॉर्म्स फाइंड आउट किए हैं। 1 वाज सेंट्रॉइड, मीडियंस का फॉर्म, 1 वाज सर्कमसेंटर, 1 वाज ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर। किसी भी ट्रायंगल से रिलेटेड हमने 5 फॉर्म्स को स्टडी किया है। ऑलवेज रिमेंबर इन एन इक्विलेटर ट्रायंगल, अगर इक्विलेटर ट्रायंगल है तो ये चारों फॉर्म सेम होते हैं, सेंट्रॉइड ही, सर्कमसेंटर, ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर होता है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करता हूँ तो ये ऑर्थोसेंटर एंड ये मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है वो सर्कमसेंटर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
किसी भी ट्रायंगल में, अगर हम स्पेशल केसेस छोड़ दें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारे पॉइंट सेम हो गए, किसी भी ट्रायंगल में ये जो 3 पॉइंट्स होते हैं, इट इज सेंट्रॉइड, इट इज ऑर्थो सेंटर एंड इट इज सर्कम सेंटर। किसी भी जनरल ट्रायंगल में स्पेशल केसेस को हम छोड़ के चल रहे हैं कि ये सारे पॉइंट्स इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेम हो जाते हैं, ऐसे स्पेशल केसेस को अगर हम छोड़ दें तो ऑलवेज रिमेंबर किसी भी ट्रायंगल में तीनों पॉइंट्स ऑलवेज लाइज इन स्ट्रेट लाइन, सेंट्रॉइड बीच में, ऑर्थो सेंटर है, सर्कम सेंटर, एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स द जॉइन ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। इस वाली चीज को फिगर बनाकर नोट कर लो, क्योंकि बच्चों को ये रेशियो तो याद रह जाता है लेकिन उस कंफ्यूज किस में हो जाते हैं कि कहाँ ऑर्थो सेंटर है, किस तरफ सर्कम सेंटर है, सेंट्रॉइड कहाँ पे है। फिगर के साथ इसको याद करना, सेंट्रॉइड बीच में होता है, एक तरफ ऑर्थो सेंटर, एक तरफ सर्कम सेंटर, और ऑर्थो सेंटर की तरफ वाला जो रेशियो होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता है। तो जो इस वाले पार्ट 1 में हमने स्टडी करा वो पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड चीजों को स्टडी किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। अभी इतना ही करते हैं।